यस सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नमस्कार। आज बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन है सोमवार यानी कि शिव का दिन। और आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें एक और नई सुबह दी है जीवन में कुछ कर जाने के लिए, जिंदगी जी जाने के लिए। और दोस्तों, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज दिन की शुरुआत, कहते हैं सोमवार हमारे बिजनेस की, जैसे हम स्कूल भी जाते हैं तो नई शुरुआत सोमवार से करते हैं। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है दोस्तों कि आज दिन की शुरुआत, आज मार्गदर्शन एक ऐसे लीडर के माध्यम से होने जा रही है जिनके लिए कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि आज उस मुकाम तक पहुंचना बहुतों का सपना है और बहुत वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। तो दोस्तों, आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर आप और मैं आए हैं, हम सबका मुकाम, हम सबका सपना केवल एक ही है कि उस ड्रीम लेवल को हम हासिल करें। दोस्तों, आज हम सब जिनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन लेने का सौभाग्य मिला है, उन्हें मैं यहाँ पर पैनल में बुलाऊं, हम बखूबी जानते हैं क्योंकि परिचय के वो मोहताज नहीं है। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे उनका वेलकम करने का मौका मिला है, तो मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करने से पहले उनका परिचय दे पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है, फिर भी कुछ बातें आदरणीय गुरुओं के लिए मैं रखना चाहूंगी। दोस्तों, आज जिन्हें हम सुनने जा रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें बहुत कम मिल पाता है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज सर का कीमती समय हमें मिल पाया, उन्हें यहाँ बुलाऊं, एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। सर जी बेसिकली एमपी से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले इंजीनियर हुआ करते थे। दोस्तों, उन्होंने इस इंजीनियरिंग की जॉब को करते करते इस जानकारी को देखने का मौका मिला और उन्हें एक बात समझ में आई कि नौकरी से बड़े सपने पूरे नहीं किए जा सकते। और अगर राजाओं की तरह जीना है, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे सर जी के, तो उन्हें एक बात समझ में आई कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम ली जा सकती है, जहाँ से जीवन के हर सपने को पूरा किया जा सकता है और जहाँ पर वाकई में एक्चुअल में हमारी जो पहचान है उसे बनाई जा सकती है। दोस्तों, कुछ नहीं किया, विश्वास करा, लगातार लगातार सिस्टम के साथ बने रहे। शानदार तरीके से सर जी ने अपनी मेहनत, अपना लगन, अपना समर्पण, अपना डेडिकेशन, सब कुछ बिजनेस पे न्योछावर किया। और दोस्तों, आज बताते हुए गर्व होता है कि सर जी ने वो सारे सपने को, वो सारे मुकाम को उन्होंने हासिल करे जो आज हम सबका सपना है। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने शुरुआत करी, ना केवल इन्होंने इनकम लिया, हम सबका सपना होता है एक अच्छा घर और एक अच्छी कार। दोस्तों, आज बात करूं तो ड्रीम हाउस सर जी क्या है, जैसे अगर हम सब सोचें तो लगभग 2 करोड़ का घर उन्होंने लिया और आज उनकी ड्रीम कार मर्सिडीज में वो चलते हैं। दोस्तों, हम सबका सपना है, तो ये आज संभव हो पाया है बिजनेस की ताकत से। और हम सब ने आज, अगर सर जी का मार्गदर्शन मिलता है तो नो डाउट हम भी आज वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो मैं फिर पुनः बहुत सम्मान के साथ आज पैनल में कॉल करने जा रही हूँ हम सबके आदरणीय बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, जो वीनस लीडर हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगी दोनों हाथ ऊपर करके भारतीय परंपरा के अनुसार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और मैं माफी चाहूंगी अगर सर जी के अभिवादन में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो, तो मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी। और आज अगर हम आज हमारे सामने हमारे गुरु मौजूद है, तो गुरु दक्षिणा हमें देने की बारी है दोस्तों। इतना कीमती समय निकालकर आज वो अपना मार्गदर्शन देने जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इतना गुरु दक्षिणा तो बनता है कि प्लीज वीडियो ऑन करके बैठे और डायरी पेन के साथ बैठे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन मिल पाना बहुत कम संभव हो पाता है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय सोनी सर जी को पैनल सौंपती हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर जी। और मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई होगी तो मैं क्षमा चाहूंगी सर जी। वेलकम सर। थैंक यू टीना मैडम। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही वेलकम सर जी, बहुत बहुत अच्छे स्वागत है से आपका पैनल पर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टीना मैडम, स्पेशली टू यू। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कोई गलती हो गई। वैसे भी हम ना, मतलब अचीवमेंट्स इतने होते रहते हैं कि हम भूल जाते हैं पुराने अचीवमेंट्स को। पुराने अचीवमेंट्स से नए अचीवमेंट जब आ जाते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन जो है ना, लगभग उसी कड़ी में आगे बढ़ते रहता है। कई बार अपडेट नहीं हो पाते, पर आपने तो बिल्कुल परफेक्ट किया। कई बार लोगों को ध्यान नहीं देते हैं कि अचीवमेंट्स में
साल में गड़बड़ी कर देते हैं, कहीं पर अचीवमेंट्स में गड़बड़ी कर देते हैं, कहीं लेवल में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल परफेक्ट किया टीना मैडम। और वैसे भी अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो उसके लिए इस पैनल में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए, वेलकम करने के लिए। इवन सभी रेड क्लब को और विशेष सभी योद्धाओं को जो इस पैनल में मौजूद है, उन सभी का धन्यवाद आज मौका यहाँ पर देने के लिए और कुछ बात रखने के लिए। सबसे पहले मैं परमिशन चाहूंगा अपने होस्ट से, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। थैंक यू। वेलकम। तो सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करेंगे एक बहुत ही बढ़िया गीता के श्लोक से। तो मैं स्क्रीन की तरफ ले चल रहा हूँ और एक गीता का श्लोक हम यहाँ पर सुनते हैं सबसे पहले। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए जरा ध्यान दे के सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा, हे भगवान अच्छा कर देना। यह गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यह मत कहिए कि वो सब अच्छा करें, आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीके को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं दोस्तों कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पे चल ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? जी सर जी। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं था ना, चलो। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आज आप लोगों ने यहाँ मौका दिया। और डेफिनेटली ईश्वर की कृपा थी आज कि यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए हैं। और आज का दिन, आज अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ईश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। नई किरण, नई सुबह, नई सूरज के साथ हमें यहाँ पर मौजूद होने के लिए, कुछ सीखने के लिए और दुनिया में कुछ कर जाने के लिए आज का दिन मौका हमें ईश्वर ने दिया। और आप सभी का यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, यहाँ पर वेलकम करने के लिए, जोरदार हृदय से आपने यहाँ स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबका स्वागत है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु और जिनका आशीर्वाद
स्वरूप हम बहुत ही अच्छे से आज इस संस्था में कार्य कर पा रहे हैं, इस दुनिया में भी हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है और ईश्वर के स्वरूप है ये। इनका आशीर्वाद अपने पूर्वजों का कृपा है कि हम लगातार इस दुनिया में अच्छे संस्कारों के साथ, अपने कर्मों के साथ, अच्छे संस्कारों की वजह से इन कर्मों के साथ हम लगातार आ, अग्रसर हो रहे हैं और दुनिया में कुछ अलग करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। उन सभी डायरेक्टर्स को उस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को, जिसमें हम लगातार सालों से कार्य कर रहे हैं, और ना केवल हम बल्कि हमारे जैसे हजारों लोगों ने, अपनी लाखों लोगों ने वो सपने पूरे किए जो कभी वो सोचा करते थे, और यहाँ तक कि जो आज सोच भी नहीं पा रहे, वो सारे सपने पूरे हुए इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर को कि ऐसी अपॉर्चुनिटी में हम आए और ऐसे डायरेक्टर्स का हमें साथ मिला, ऐसे डायरेक्टर्स जो पांच पांडव कहना चाहिए, पांचों पांडव पांडवों के स्वरूप हैं, जो पूरे महाभारत में आपने देखा होगा कौरवों और पांडवों का जो विजयी हासिल हुई थी, महाभारत महाभारत के युद्ध में जो विजय प्राप्त किया था, कर्मों से जीत प्राप्त करने में पांडवों को सफलता मिली थी, उसी प्रकार से हमें भी अगर देखा जाए तो इस दौरान मैंने आपको अभी एक छोटा सा श्लोक सुनाया भगवत गीता की। कर्म करने से हमें जरूर सफलता मिलती है, लेकिन हमें कर्मों में नहीं बंधना है, बल्कि केवल हमें फल की चिंता नहीं करनी, बल्कि केवल कर्म में ही हम हमें अपना अधिकार है। थैंक यू। अधिकार है तो ऐसे पांडव जो हमें प्रेरणा दिए कि बेटा लगे रहो, समय जरूर कठिनाई के आते हैं, लेकिन विजय तुम्हारी होगी। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे सुनामी आए, बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारा भूकंप आया, लेकिन थैंक गॉड कि ईश्वर ने हमें हिम्मत दिया, और हमारे इन पांच पांडवों ने आज वो साबित किया। पिछले 3-4 सालों में कई सारी उतार चढ़ाव आए, पिछले 3-4 सालों में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ऐसा बहुत सारे लोगों ने अपने दम तोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने अपना कहना चाहिए हिम्मत जुटा नहीं पाए, और उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए या फिर अपना कार्य क्षेत्र चेंज कर लिया, बदल लिया। लेकिन दोस्तों थैंक गॉड कि पिछले 3 साल 4 साल में लगातार कंपनी ने अपनी ओर अपने परिवर्तन की ओर, अपने ऊपर परिवर्तन की ओर ध्यान दिया, और इनके पीछे इन्हीं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से इन पांच पांडवों की वजह से आज कंपनी ने जो सुपर चार्ज प्लान लॉन्च किया है, डेफिनेटली वो इस इंडस्ट्री के लिए, पूरे इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मिसाल बन चुके हैं, और ये इन्हीं की सोच से संभव हुआ है। सबको हृदय से धन्यवाद कि ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें मिला, और इसमें लगातार जैसे समय के हिसाब से परिवर्तन की जरूरत होती है, भले देर होती है, लेकिन उसे उन्हें करके दिया, और आज ऐसा प्लान ला कर दिया जो पूरे इंडस्ट्री के लिए कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ना केवल कंपटीशन ओवर करने के लिए बात नहीं, बल्कि अब हम कंपटीशन बन चुके हैं दूसरों के, दूसरे इंडस्ट्री के लिए। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और उन सभी हमारे रेड क्लब साथियों को, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ तक आने में हमें योगदान किया। एक एक छोटा सा योगदान उन सब के लिए सराहनीय है, और मैं सबको कहीं ना कहीं इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और इसी की वजह है कि हम आपको यहाँ पर लगातार पैनल में या लगातार बीएसएस में कुछ दे पाते हैं, आप लोगों का सहयोग कर पाते हैं। मैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और एक जोरदार ताली की उम्मीद चाहूंगा सभी के लिए। डेफिनेटली इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज दोस्तों हम बात करें, थोड़ा सा हमने बात किया अभी चेंज के लिए। चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ, ये आपने पहले भी सुना होगा कि लगातार दुनिया में
बदलाव हमेशा होते रहता है, चेंज को कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन हमेशा होता रहता है और परिवर्तन ही परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही कांस्टेंट है, बाकी दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन सदैव स्थिर रहता है, जबकि परिवर्तन को छोड़कर सब कुछ परिवर्तनशील है। अर्थात दोस्तों, दुनिया में हर चीज हमेशा बदलते रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, हमेशा वही जीवित रहता है, या फिर वही जीने का, उसी को इस प्रकृति में, इस धरती में जीने का अधिकार होता है। अन्यथा वो कहते हैं ना, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ आदमी मर जाता है। उसी तरह से यदि परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें भी यही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, थैंक गॉड कि ये बुद्धि उन लोगों में है जो लगातार अपने अंदर बदलाव करते जा रहे हैं, है ना। कुछ परिवर्तन हम देख रहे हैं पिछले 50 साल पहले, अगर देखा जाए तो कुछ परिवर्तन हमें देखने मिला। क्या? इन 50 सालों में एक बहुत अच्छी लाइन हम सुनते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी निकृष्ट समान। तो दोस्तों, हम देखा होगा आपने कि आज से 50 साल पहले या 60-70 साल पहले हमारे बुजुर्गों को नौकरी के लिए पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था, लेकिन वो नौकरी छोड़कर आ जाते थे, क्योंकि उस समय नौकरी को करना नहीं, नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे। उत्तम खेती यानी खेती को उत्तम मानते थे, और मध्यम मानते थे, बिजनेस को बीच का मानते थे, मीडियम मानते थे। करे चाकरी यानी जो नौकरी है उसको सबसे निकृष्ट समान, सबसे खराब काम मानते थे, है ना। लेकिन समय में परिवर्तन आया, है ना। जब आज से 60-70 साल पहले नौकरियां, सरकारी नौकरियां शुरू हुई, और भी बहुत सारी नौकरियां शुरू हुई, तो लोगों ने नौकरी करना शुरू किया। जैसे जैसे नौकरी में आगे लोगों को सफलता मिलते चली गई। कई बार लोग खेती में बहुत सारी इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अकाल हो गया या पैदावार अच्छा नहीं हुआ, वो सब चीजों को लेके कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे लगा कि ये तो मतलब मौसम या मानसून पे आधारित काम है, क्योंकि सिंचाई के बहुत सादे साधन नहीं हुआ करते थे। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई जिससे कि नौकरी में एक बंधा पैसा दिखने लगा, और लोगों को बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि नौकरी एक अच्छा काम है, नौकरी करना पैसे कमाने का एक अच्छा स्थान है। और लोगों ने बाद में नौकरी को एक्सेप्ट करना शुरू किया। मैं कह रहा हूं, परिवर्तन कैसे आता है? देखिए, जब भी दुनिया में कोई भी नया इन्वेंट होता है, इन्वेंशन होता है, तो उस दौरान हमेशा 20% लोग सबसे पहले उसे स्वीकार कर लेते हैं। 20% लोग हमेशा नए का स्वागत, नए की तलाश, हारने की कोई चिंता नहीं होती, केवल कैसे जीते इसकी खोज करने का और इतिहास से सीखकर आगे बढ़ने का माध्यम बनते हैं। जो इनोवेटर होते हैं वो हमेशा रिस्क लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन दुनिया के 60% लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते और लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन को मानते हैं। लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को जस्टिफाई होने तक उसका इंतजार करते हैं। जरूर अपनाते जरूर हैं, लेकिन प्रमाण मिलने तक यकीन करते हैं, प्रमाण मिलने के बाद यकीन करते हैं। अर्थात मैं कहूं कि शुरुआती दौर पे जिन्होंने नौकरी, आज से लगभग 60-70 साल पहले जब बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ जाते थे, उस समय कुछ लोगों ने नौकरी में बने रहे, और बाद में उन्होंने जब देखा होगा 30 साल की नौकरी के बाद, जब वो रिटायर्ड हुए होंगे 30-40 साल की नौकरी के बाद, तो बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को भी वो पोस्ट से रिटायरमेंट मिला जिससे उनकी लाइफ जो है, मिलने वाला जो पैसा था या मिलने वाली जो पेंशन राशि थी या रिटायरमेंट के बाद जो राशि थी, उससे उनकी जीवन जो है ना सुखमय, मतलब सुखमय हुआ, या फिर कहना चाहिए
उनको उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा कंफर्ट रहा उनकी लाइफ जो और दूसरे काम करते थे, यानी कि हम उत्तम खेती को मानते थे। तो फाइनली ये जस्टिफाइड हुआ और बहुत सारे लोगों ने नौकरी करना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे कुछ साल के बाद लोगों ने नौकरियां करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि नौकरी के लिए लोग नाक रगड़ने को तैयार हैं, लाखों रुपए घूस देने को तैयार हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि एक नीट पेपर के, सिर्फ नीट पेपर को सॉल्व करने के लिए, नीट पेपर के लिए लगभग 80 लाख रुपए की डिमांड आई थी। सोचिए, एक पेपर पास करने के लिए 80 लाख रुपए लोग देने को तैयार हैं। और नौकरी की तो दूर की बात। अब एक बात समझिए कि जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च करके या इतनी पढ़ाई करने के बाद और करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, उसके बाद अगर कोई नौकरी में जाएगा तो कितने साल उसको उसको वसूल करने में लग जाएगा। एक 25,000 40,000 की नौकरी करने के लिए लोगों को कई लाख रुपए घूस देना पड़ता है, यानी घूस देते हैं, या फिर कहना चाहिए सोर्स लगाते हैं, नेताओं के पीछे नाक रगड़ते हैं। अब वो 25,000 40,000 की नौकरी करते करते मुझे तो लगता है 10 साल वो पैसे को वसूल करने में लग जाता होगा, यदि किसी ने कई इतने लाखों रुपए घूस दिए होंगे। तो वो बाकी जिंदगी पूरा, अगर आधी जिंदगी उसी पैसे को, है ना, वसूलने में लगा दिए तो फिर किए क्या? और इसलिए बाद में ये चूंकि जस्टिफाइड हो गया, इसलिए सब करने को तैयार हो। तो दोस्तों, नौकरी आज देखिए, एक पोस्ट अगर कोई निकलती है उसके लिए हजारों लाखों लोग लाइन में लग जाते हैं। ये स्थिति बन रही है नौकरी की। लेकिन आज चूंकि जस्टिफाइड हो गया है, इसलिए सारे के सारे 60% लोग, दुनिया के 60% लोग नौकरी करने के लिए पीछे लाइन में लग गए हैं। और दोस्तों, दुनिया के 20% लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते और केवल हारने के कारण ढूंढते रहते हैं, इतिहास को सर्वोत्तम मानते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं उनको निगेटिव चीजें ही दिखाई देती है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि एक दौर था नौकरी का। आज नौकरी लोग करना चाहते हैं, नौकरी नहीं करने का भी दौर था, और आज नौकरी करने का दौर है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडस्ट्री को भारत में आए लगभग 25 साल हो चुके हैं। यकीन मानिए, 98 में ये इंडिया में आई थी। और उस समय लोग 98 में जिन्होंने काम शुरू किया और यकीन किया, और आज लगभग 25 साल से लगातार इंडस्ट्री में जो बने हुए हैं, निश्चित रूप से वो शिखर या ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं जो एक आम आदमी का, एक सामान्य जीवन जो जीता है, उससे कहीं लाखों गुना, हजारों गुना प्रोग्रेस कर चुके होंगे। और दोस्तों, ये प्रोग्रेस कहीं ना कहीं उस समय जो एक्सेप्ट किए, उनकी इनोवेटर एक नई चीज को स्वीकार करके और नई चीजों की तलाश की वजह से लगातार उसमें जुटे रहने की वजह से आज अगर 23 साल, 2023 में इस इंडस्ट्री का लॉ हमारे सामने आया, यानी मैं कहूँ कि सरकार की की दिशा निर्देश या सरकार के कानून अगर बनाने की बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, वो 98 से एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है भारत में, और जाकर 2023 में, यानी 25 साल बाद कानून बनता है। यानी जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में भारत सरकार ही 25 साल बाद कानून बनाई, और आज जिसका कानून अगर भारत सरकार का नजर ही अगर इस इंडस्ट्री की तरफ चला गया है, तो सोचिए फ्यूचर को होगी। सबसे पहला तो यही बात है, सबसे पहला प्रूफ तो यही है कि अगर भारत सरकार जिस तरफ ध्यान दे रही है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। आप 25 साल तक जिस तरफ ध्यान ही नहीं गया, और 25 साल बाद अब ध्यान जाना शुरू हुआ। दोस्तों, मैं बता दूं, पूरी दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां लगभग 60 से 70% प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिकता है। लेकिन अगर देखा जाए, पॉपुलेशन जो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे जो
जरूरी चीज होती है, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो होते हैं पब्लिक यानी लोग। और लोग अगर देखा जाए तो हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है। इसलिए लोगों की कमी नहीं है मतलब सबसे ज्यादा है। हम तो अव्वल नंबर पे आ चुके हैं आज की डेट पे, चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, है ना, रिकॉर्ड बताते हैं। तो और हम डेवलपिंग हैं। दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में देखा जाए तो हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर है ना फेवरेबल है। हम लगातार अगर लगे रहे, लगातार जुटे रहे, तो देखिए कि भविष्य कहाँ जाने वाला है। ठीक है। और दोस्तों, आज हो सकता है आप थोड़ा जस्टिफाइड हो चुके हैं, हम धीरे धीरे हम जस्टिफाइड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनोवेटर बनना है, स्वीकार करना है। और हमें इन बातों के लिए, जो कि ये पीछे जो इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जो भी हम इनोवेटर रहे हैं हमेशा, उन्होंने ही मलाई खाई है। हमेशा उन्होंने ही हमेशा कुछ अलग करके दिखाया, और अलग करने की वजह से उन्हें दुनिया में वो चीजें प्राप्त हुई जो फॉलोवर को या निगेटिव लोगों को नहीं मिल सकती। तो इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ग्रोइंग है। और नौकरी में हम मानते थे कि सुरक्षा है, लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए, नौकरी में इज्जत है, नौकरी में भविष्य है, ये सब चीजें हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों आज देखिए, नौकरी में पेंशन भी बंद हो चुका है ना। नौकरी, बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो परिवार वालों को कोई नौकरी मिलना है। और इज्जत की अगर बात करूं तो डेफिनेटली नौकरी में आप जाते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक किसी बॉस के अंडर में काम करते हैं। और बॉस जैसे भी ऑर्डर करेगा उसे पालन करना आवश्यक होता है। हम वहां पे बिल्कुल मना नहीं कर सकते। भविष्य की अगर बात करूं तो पेंशन बंद हो चुका है। तो कैसा, आज हो सकता है ये चीजें प्रूफ हो चुकी थी, इसलिए हम उस भाग दौड़, उस मतलब दौड़ में शामिल हैं नौकरी पाने की। लेकिन दोस्तों, ना वहां सुरक्षा है, ना वहां इज्जत है, ना वहां भविष्य है। इवन आई एम ऑल्सो द प्रूफ ऑफ दैट कि मैं नौकरी करके ये सब चीजें फील कर चुका हूँ। थैंक गॉड कि सिस्टम और लगातार एजुकेशन सिस्टम और सीनियर्स में बने रहने की वजह से ये बात डिफरेंस समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आवर बिजनेस। शायद दोस्तों, अगर मैं इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता तो कभी भी आंखें नहीं खुलती। और मैं आपको यही चीज कहूंगा कि हम इस बिजनेस में आने के बाद एक ही चीज कहते हैं कि सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है ना बिजनेस का, वो है सिर्फ बने रहो। और बने रहो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्या सही है क्या गलत है। तो समाज ने एक सोच दी थी कि बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी कर लो। तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और यही चीजें शुरुआती दौर से जो 20% लोगों ने, उन्होंने प्रूफ कर दिया, और यही चीज अभी भी बनी हुई है। लेकिन हर बार जो है ना रिवॉल्यूशन आता है दुनिया में, हर बार जो है परिवर्तन आता है। और पहले ही लाइन थी, परिवर्तन हमेशा कांस्टेंट है, परिवर्तन को छोड़कर सब कुछ परिवर्तनशील है। तो एक दौर था नौकरी का, लेकिन दोस्तों अब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दौर में हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। और इस भविष्य को देखते, अगर देख सकते हैं तो आप बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली आज अगर मैं बात करूं बिजनेस प्लान को, आप देखेंगे मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिजनेस प्लान में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि ना केवल आज इस इंडस्ट्री में, हमारे भारत में अगर मैं बात करूं जो इंडस्ट्रीज आई है उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे अव्वल दर्जे की जो कंपनी है हमारी, उसमें जो प्लान आया है उसमें आप देखिए, ना केवल वो नॉमिनी सिस्टम तो पहले भी था, लेकिन दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो हो सकता है किसी नौकरी में आपका अ, आपके जीवन का वहां पर मोल ना हो, आपको किसी दुर्घटना का दुर्घटना में आपकी जान होने का आपको शायद हो सकता है खतरा मंडराता हो। लेकिन दोस्तों, आज हमारी कंपनी ने जो प्लान लॉन्च किया है उसमें डायरेक्ट सेलर यानी हमारा ध्यान रखते हुए हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है दोस्तों, जो कि किसी नौकरी या किसी ऐसे बिजनेस में शायद पॉसिबल नहीं है। थैंक गॉड, है ना, कि आप ये देखिए कि आप
हर डायरेक्ट सेलर के लिए कुछ ना कुछ इंश्योरेंस है यहाँ पे दोस्तों, जिसकी वजह से आपका आपकी सुरक्षा है, आपकी इज्जत है। आप अपने पूरे नेटवर्क में, अपने बिजनेस इंडस्ट्री में आप अपनी एक लीडरशिप को दिखाकर अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जो शायद नौकरी या किसी भी और जगह पॉसिबल नहीं है। आपके भविष्य की अगर बात करूं तो कंपनी जो प्लान लॉन्च किया है उस प्लान में सारी चीजें फिक्स कर दी गई है। अब आपको ना किसी भी तरह डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह अनसर्टनिटी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ये देखिए इस नए प्लान में ऐसा लगेगा कि यार ये तो फिक्स हो गया। जो अभी गीता का श्लोक आप सुन रहे थे ना, फल की चिंता मत करो कर्म करो, ये बात अभी आप सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि फल तो अब सामने दिख रहे हैं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लगे रहो। और लगे रहो तो आप वहां पहुंच जाओगे, है ना, जो शायद किसी और जगह पहुंचने के लिए आपको पूरा जन्म लग जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, ये जन्म कम पड़ जाएगा। और इसी तरह दुकान में भी है दोस्तों। जब कोई बिजनेस करने वाला शख्स है, दुकानदार है, अगर वो दुकानदार एक दुकान भी खोलता है, चाहे वो पान ठेला ही खोल रहा हो, लाखों रुपए तो पान ठेला खोलने में लग जाते हैं। बड़े शोरूम की तो बात छोड़ो आप, है ना, मतलब एक ठेला लाएगा, फिर उसमें सामान भरेगा, फिर सालों तो उसको ग्राहकी में लग जाए, ग्राहकी बनाने में लग जाएगा। उस तरह से एक शोरूम खोलता है आदमी तो करोड़ों रुपए लग जाता है उसको अच्छी जगह बिजनेस सेटअप करने में। और जो करोड़ों रुपए लगाया है उसको लगाने के बाद, मतलब एक शोरूम बनाया मान लेते हैं, उस शोरूम में रोज बैठ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक अगरबत्ती लगाता है, रोज झाड़ू लगाता है, शाम तक उसमें शटर खोल के बैठता है, उसके बाद गले में पैसे आते हैं। तो वो भले किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पैसे की नौकरी कर रहा है वो। तो दोस्तों वो पैसे की नौकरी कर रहा है। दुकान को मध्यम मानते थे पहले, बिजनेस को, है ना, दुकानदारी को मध्यम मानते थे, व्यापार को। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, वहां पर भी आप एक 4x4 के गद्दी में या एक दुकान के चार दीवार के बीच में आप आपकी जिंदगी कट जाती है। आप कहीं जाना, करोड़ों का लेन देन हो सकता है, आगे आपका बिजनेस सेटअप हो गया तो आप हो सकता है पैसे कमा लें, बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। लेकिन दोस्तों उनकी जिंदगी में ना पैसा तो होता है, लेकिन समय की कमी होती है। और शायद एक दिन अगर उनको शॉप बंद करनी पड़ जाए ना, तो समझ पा रहे होंगे जो ऐसे लोगों के बीच में होंगे या ऐसे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। और दोस्तों हम लोग अपने बिजनेस में इन चीजों से काफी हमें, मैं कहूँ कि आज मैं पिछले लगभग 2013 के बाद लगातार रिटायरमेंट की लाइफ जी रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा से काम करता हूँ, लेकिन मैं पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ, आज लगभग 12 साल का है, यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा या कोई व्यापार इस तरह का नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली वो जो भी करेगा अपने मन की, अपने दिल की और अपनी इच्छा के हिसाब से काम करेगा। पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये जो भविष्य है, जो अभी से मैं जो अपनी शब्दों से बयां कर पा रहा हूं, ये ताकत कहाँ से मिली दोस्तों? ये अगर मैं बोलूँ स्ट्रेंथ जो आया है, कॉन्फिडेंस जो आया है, वो कहाँ से आया है ना? आप ये देखिए, परिवर्तन 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 हमेशा कांस्टेंट है, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। 1950 में एक घर 10 रुपए में चलता था, 1970 में 100 रुपए, 1990 में 1,000, 2010 में 10,000, आज 2025 में हमें लगभग 40 से 50 हजार रुपए मिनिमम एक सामान्य घर में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कार मेंटेन कर रहे हैं, तो मिनिमम 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है। आप क्या होने वाला है देखिए, 2030 में आप इसे रोक नहीं सकते, हर 20 साल में एक शून्य का इजाफा हो रहा है। तो 2030 में 1 लाख रुपए लगने वाले हैं, केवल सामान्य जिंदगी के लिए, केवल जरूरतें पूरी करने की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। केवल जरूरतें पूरी कर सकते हैं, यानी खाना पूर्ति कर सकते हैं। अगर सिर्फ खाना पूर्ति पूर्ति के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप मुझे बताइए 2030 में 1 लाख रुपए सिर्फ अगर हमारे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जीवन सिर्फ यापन करने के लिए है, तो फिर
2050 में क्या होगा, और दोस्तों सपनों का क्या होगा, है ना। तो जरूरतें पूरा करनी है, सपने पूरे करने हैं। मर्जी है दोस्तों, इनोवेटर बनना है, स्वीकार करना है। ठीक है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है समझिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, हमें आखिर इंडस्ट्री से क्यों जुड़ना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो चीजें शुरुआती दौर पे किसी ने स्वीकार कर लिया, तो वो हमेशा इनोवेशन को एक्सेप्ट किया है। और इनोवेटर जो होते हैं वो हमेशा भविष्य में लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। और जब लोग, बहुत सारे लोग जब करने, उसी काम को करने लग जाते हैं, तो वो जो लोग इनोवेटर होते हैं ना, वही आइडियल होते हैं पूरे दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए। तो यहां पर मैं अगर बात करूं कि सफलता का क्या फार्मूला है, 2 बाल्टी लीजिए, और एक बाल्टी में आपको ना बोलने वालों का, ना मतलब मैं कहूँ कि दो ऐसे कॉपी ले लीजिए जिसमें 100 100 पन्ने हैं। और 100 पन्ने की कॉपी में उन लोगों के नाम लिखिए जो लोग आपके इस बिजनेस में ना बोलते हैं। और दूसरे पन्ने में, दूसरे 100 पेज की कॉपी में उन लोगों का नाम लिखिए जो इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये काम बहुत कठिन है? बिल्कुल नहीं है। इनोवेटर तभी बनते हैं जब आप रिस्क लेते हैं। और रिस्क इस बात की है कि आपने ये काम कभी किया नहीं। कौन सा? ना सुनने का, है ना। आपने केवल हाँ बोलने का, बॉस को हाँ बोलने का। ज्यादातर लोग ना सुनने का, हमने, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। केवल बॉस का हाँ, बॉस का जो ऑर्डर है उसको केवल हाँ में जवाब देने का हमने प्रैक्टिस किया है, या हमारे साथ ही ऐसा हुआ है कि हम केवल हाँ बोलते रहे हैं। तो ये, जब भी कोई चीज जो होती है ना, परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन होता है। यही रिस्क है केवल। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रिस्क अगर उठाने की बात करूं तो सिर्फ यही रिस्क है कि जो हमें नेचर में आ गया, हमारे नेचर यानी आदत में जो चीज आ चुकी है, उस चीज को हटाकर जो सामने परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, जो अलग चीज दिखाई दे रहा है, उसे स्वीकार करना। और यही रिस्क है। तो चूंकि हमारी आदत में आ चुकी है कि हम लोगों का ना सुनना हमारे लिए दुखदाई है। लेकिन ये जो दुखदाई, ये जो रिस्क झेल लेगा आज, कुछ भी नहीं है फार्मूला। एक ही फार्मूला है कि यदि लोगों के ना सुनने का हमने रिस्क उठा लिया, तो 100% सक्सेस तय है। चाहे वो मनोज सोनी हो, चाहे वो नरसिंह ग्रेवाल सर हो, चाहे वो DN शर्मा सर हो, कोई भी, केवल एक ही फॉर्मूला है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का ना सुना। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी यहां पर इस पैनल में है और वो सोच रहे हैं कि मैं केवल उसके चेहरे में जाऊं, उसके चेहरे में जो हाँ बोलने वाला है, यशस्वी भगो बेटा, उसके चेहरे में लिखा हो कि वो हाँ बोलने वाला है, और उसके पास ही मैं चला जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कभी नहीं टकराने वाला। और आप ऐसे ही करते हैं, जनरली हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैं उसके पास गया और वो हाँ बोल दे, और जब ना बोलता है तो हम क्या करते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, ये रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपने ये रिस्क उठा लिया तो इस इंडस्ट्री के आप बादशाह हैं। तो एक ही सक्सेस का फॉर्मूला है, हमें ज्यादा लोगों से मिलना है। वो लोग जो नहीं मिल रहे हैं वही रो रहे हैं, याद रखिएगा। कौन रो रहा है? मैं इस पैनल में खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो घर बैठे हैं। वो
फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, या जो ये तो उन लोगों की बात करो जो इस पैनल में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में आने के पहले ही वो सोचते हैं कि हमें लोगों से मिलना पड़ेगा ना, मतलब लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये सब बातें। लेकिन जो लोग आ गए हैं और किसी वजह से करके किसी निगेटिविटी का को फेस कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो घर से निकलना बंद कर दिए, वो ज्यादा लोगों से मिलना बंद कर दिए, तो वो सक्सेस कभी नहीं हो सकते। मैं अगर बात करूं तो मेरे पास लिस्ट बुक कितनी, मतलब बहुत सारी लिस्ट बुक की बंडल रखे हुए हैं, चाहे मैं रायपुर में जब काम करता था तब, और चाहे मैं जबलपुर में काम करता था तब। और अगर मैं अभी बात करूं तो मैं अभी लिस्ट बुक नहीं बनाता, लेकिन मैं आज भी आपको बता सकता हूं कि मैं फील्ड में जो भी काम कर रहा हूं, ऐसी जरूरत नहीं कि मैं फील्ड में काम करूं, लेकिन चूंकि आदत में आ चुकी है। सोचिए, आपको आदत इस बात की है कि आप लोगों का ना सुनने में घबराते ही आपके लिए रिस्क है। अब वो जब हमने परिवर्तन को स्वीकार किया, कल मैं आपके पास था, कल मैं आपकी तरह था, लेकिन अब मेरी आदत में आ गया कि मैं उस जगह से निकलकर उस जगह पे आ गया कि मुझे अब ना सुनने की आदत लग गई है, तो मैं घर में शांति से नहीं बैठ सकता। तो मुझे अभी ना सुनने की अगर आदत लगी और मैं नहीं सुना तो मुझे खराब लगेगा। आ रहा है समझ में मेरी बात? मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ कर लेता हूं, आप लोगों को देख पाऊंगा। तो जब मैं बिल्कुल। लोगों का अब ना नहीं सुनता हूं ना, तब मुझे बुरा लगता है, मैं घर में रहता हूं तो, इसलिए मुझे मजबूरी में अब जाना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि आप एक बार आप किसी चीज को आदत बना लिए, ऐसी चीज को आदत बना लीजिए जो आपकी सफलता निहित करती है, तो आप उसे करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, लेकिन कभी थकेंगे नहीं। और जब थकेंगे ही नहीं, तो सोचिए फिर सफलता कई गुना और ज्यादा आपके पास आएगी, है ना? कि अपने काम को अपना प्रोफेशन बना लें। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात, नहीं, शौक को, सॉरी, अपने शौक को अपना काम बना लें। तो जब हम पैदा हुए थे तब तो नहीं मालूम था कि हमारा शौक क्या है ना? मैं अगर बात करूं अब, ठीक है, हमें बताया गया कि बेटा गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट ए गुड जॉब, वो हमने किया। लेकिन जब मैच्योर हुए तब पता चला यार शौक तो कुछ और है, धीरे धीरे पता चला। और जो आपके नेचर में नहीं था उसे आपने स्वीकार करना पड़ा, दैट इज रिस्क। और ये जब रिस्क ले लिए और ये नेचर में जब आ गया, तो अब वो पुराना जो चीज है ना, वो अब दुखदाई हो गया करना। अब जो है नया वो करते चले जाएंगे, और उसको छोड़ नहीं सकते। और जब छोड़ नहीं सकते, आपकी शौक को आपने अपना प्रोफेशन जब बना लिया, तो निश्चित रूप से सफलता तो तय है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपको आज अगर बुरा लग रहा है लोगों का ना सुनने में, तो आप उसकी और गति बढ़ाइए, और स्पीड कीजिए, और ज्यादा लोगों से मिलिए, घर में मत बैठिए, आराम मत कीजिए, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। यकीन मानिए, जब आप इसे निकल कर करेंगे तो आपकी जब नेचर में आ जाएगा, तो लोगों को हैंडल करना, लोगों का ना सुनना, तो आपको लगा यार आज जो है ना, खुराक पूरा हुआ नहीं। ठीक है। और आप जब ये सोचेंगे, मतलब पेट ही नहीं भरा, आप सोचो भूख लगती है तो कैसे लगता है ना? भूख लगती है तो आप खाना का याद करते हैं, भोजन का याद करते हैं। ठीक इस तरह से जब आप नहीं मिलेंगे लोगों से ना, तो आपको लगा यार कुछ कमी है। जैसे एक्सरसाइज की मान लो आदत लग गई आपने, ठीक है ना, आप जिम जाने की आदत है, या फिर बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत, जिस दिन आप नहीं करेंगे उस दिन आपको अच्छा नहीं फील होगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा, आदत में आ गई ना आपके। हर वो चीज जो आपको प्रोग्रेस दे सकती है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की बात हो, चाहे वो आपके मेंटल इंप्रूवमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो। आ रही मेरी आवाज? सर। तो चाहे वो मेंटल फिटनेस की बात हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की बात हो, हर वो जगह में जहां पर आपको प्रोग्रेस मिलता है, अगर आप उसे अपनी हैबिट में ले आते हैं, तो आप हमेशा वहां से प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी आपको हैबिट में किस चीज को लाना है? डायमंड बनने तक मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए नीड क्या था? फिटनेस नहीं था।
मेरे लिए जरूरी था प्रोग्रेस ना सुनने की आदत डालना। तो चाहे मैं रायपुर में काम किया हूँ, चाहे मैं जबलपुर में काम किया हूँ, लेकिन मेरी हर चीज के रिकॉर्ड होते थे। इतना सारा लिस्ट बुक की बंडल है मेरे पास जिसे मैंने काम किया है। इवन आज मैं लिस्ट बुक नहीं बनाता हूँ। मैंने कहा आज मुझे अच्छा फील नहीं होता घर में, तो मैं घर से निकल जाता हूँ। आज भी लोगों से मिलता हूँ, और जो भी मिलता हूँ मैं उसका रिकॉर्ड रखता हूँ, और रिकॉर्ड रखता हूँ जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं डायमंड हूं तो मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो मुझे ज्वाइन ही कर लेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा रेशो आपसे ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा, मतलब मैं हो सकता है 50%, 60%, 80% लोगों को कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप हो सकता है 20% कन्वर्ट कर पाते हैं। तो जो 20% है या 50% है, ये आपको पता कहाँ से चलेगा? परसेंटेज इज द एक्चुअली ओवरऑल एवरेज। तो ये एवरेज कहाँ से आएगा? वेन यू आर इंक्रीजिंग योर क्वांटिटी, योर सक्सेस विल बी ऑलरेडी इंक्रीज्ड। मतलब अगर आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो आपका सक्सेस भी इंक्रीज हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि 20 पन्ने का एक कॉपी लीजिए, एक सॉरी एक 100 पेज के 2 कॉपी लीजिए, और 100 पेज की उस कॉपी को भर दीजिए जिसमें ना बोलने वालों का नाम है। तो निश्चित रूप से दूसरा जो कॉपी है वो 20 पन्ना भर ही जाएगा। तो आपको ज्यादा लोगों से मिलना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ठीक है? कोई और अजूबा नहीं है सक्सेस का इस इंडस्ट्री में। और जब आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जब आप ज्यादा लोगों को पास जाएंगे, तो आप धीरे धीरे आपके वो नेचर में आ जाएगा, आपके हैबिट में आ जाएगा, आपकी आदत में जब ये चीज आ जाएगा, तो आप किसी के बोलने का या किसी के कहने का इंतजार नहीं करेंगे, है ना? आप हमेशा अपना काम करते चले जाएंगे। और जब किसी को इंतजार नहीं करेंगे, मतलब कोई आपको फोर्स करे, कोई आपको बोले जाओ, ये चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाद में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जरूरत नहीं पड़ने तक आपको करना पड़ेगा। आपको लगातार आपके हैबिट पे लाने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं इसको बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, घर में मत बैठिए। कंपनी कितना भी अच्छा बिजनेस प्लान ले आए, कितना भी शानदार आपको एक बहुत अच्छा प्लान मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप काम नहीं करें, तो आप तब भी आप यानी घर से नहीं निकले, नंबर्स टच नहीं किए, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप एक ऐसी कॉपी ले लीजिए, और कॉपी का मतलब इसे मैं लिस्ट बुक की ही बात कर रहा हूं मैं, है ना? टूल्स अपने जगह हमेशा इम्पोर्टेंस है, टूल्स का हमेशा इम्पोर्टेंस है। और उन टूल्स को आपको हमेशा पीके की अगर मैं बात करूं, तो पीके में जितनी चीजें हैं उसे आपको यूज करना है। ना केवल यूज करना है, बल्कि आपको टीम में भी यूज करवाना है ना? और टारगेट को बड़ा रखो हमेशा। बाल्टी जो भरना है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ जो सक्सेस का रेशो है ना, वो हमेशा अगर 20% ही है मान लेते हैं, तो 20% आपको पता है कि 20% तो मिलना ही है, तो फिर क्यों ना इस 20% को बड़ा करें? तो अपने आप बाकी चीजें जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो टारगेट है वो आपका बड़े से बड़ा रखने के लिए आपको अपना जो क्वांटिटी है बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है एल एंड पीस के बारे में ना, सबको पता है ये रेशो था 10-7-4-2, है ना? एलन पीज एक लड़का था जो एक चैरिटी के लिए काम करता था। उसको एक गुरुजी ने बोला, उसके गुरुजी ने, बेटा ये स्पंज बेचना है। वो स्पंज बेचने गया, और जब बेचने गया तो बहुत निगेटिव उसको फीडबैक मिला। तो वापस आके गुरुजी को बोला, गुरुजी ये काम मुझे मत दीजिए, बहुत तकलीफ होती है इसमें मुझे, और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब गुरुजी ने उसे कहा, बेटा तू मत करना, लेकिन अगले दिन जब एक दिन और जाए सो करके आ, और जब जब जाएगा ना, जो भी तेरे साथ वहां पे होगा फील्ड में, यानी सेल करने के दौरान, उसे लिख कर लाना। जब लिख तो बोला, जी गुरुजी। दूसरे दिन गया और जो भी किया उसको लिख के लाया। जब लिख के लाया तो गुरुजी ने उसका निष्कर्ष निकाला, बेटा तू जब 10 दरवाजे जाता है ना, एक जो स्पंज बेचने का जो काम दिया था, स्पंज के बेचने से जो पैसा मिलेगा उसको चैरिटी में दान करना था, उसको ये काम था।
तो जो बोला, जब दूसरे दिन वो लिख के लाया सारी चीजें, तो उसको पता चला कि वो जब 10 दरवाजे गए तो 3 दरवाजे खुले ही नहीं, 7 ही दरवाजे खुले। और 7 दरवाजे तो खुले, लेकिन उसमें से 4 उसे अंदर आने दिए, यानी दरवाजे के अंदर आने दिए, यानी 4 उसकी बात सुने। और उन 4 में से 2 उनने उसकी बात मान ली। तो गुरुजी ने उसे बताया कि बेटा देख, तू 10 दरवाजा गया ना, तो ये मत सोच कि तुझे बाकी लोगों ने ना नहीं बोला, तो ये सोच कि 10 दरवाजे खटखटाने से 2 लोगों ने तेरी बात मान ली, और 2 लोगों के खटखटाने से तुझे 2,000 रुपये मिल गए। सॉरी, 2,000 के तेरे बात मानने से 2,000, 2 लोगों के बात मानने से तुझे 2,000 मिल गए। मतलब एक शख्स से तुझे 1,000 नहीं मिला, ऐसे मत सोच। तू ये सोच कि 10 लोगों के पास 10 दरवाजे खटखटाने से तुझे अगर 2,000 मिला, ऐसा अगर सोचेगा, तो यानी एक दरवाजा खटखटाने से तुझे 200 रुपये तेरे जेब में आ गए, ऐसा सोच। और जब भी तू दरवाजा खटखटाएगा, तो ये सोचना कि 200 रुपये मुझे मिलने वाला है। अब वो मोटिवेट होने लगा। तो जब मोटिवेट हो गया कि हाँ गुरुजी ये बात तो सही है, अब वो अगले दिन जब गया, तो वो मोटिवेट था और उसे यकीन था कि अभी ये दरवाजा नहीं खुला है, लेकिन आखिरी के 2 दरवाजे, 10 दरवाजे खटखटाने तक मुझे 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरा स्पंज खरीद लेंगे, और मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो एलन ने ये जो है प्रूफ किया, और वही लॉ ऑफ रिट बन के हमारे सामने आया। हम कहेंगे 10 में से 3 लोग हमें मिलेंगे नहीं, 7 लोग हमारे बुलाने पे भी हाँ बोलेंगे, लेकिन 3 लोग नहीं आएंगे, उनमें से 4 लोग हमारी प्लान सुनेंगे, और 2 लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे, और आखिरी के 2 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे चाहे आप हॉल में काम कर रहे हो, अब मैं बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि हम हॉल में ही काम कर रहे हैं, लेकिन हॉल में नहीं कर रहे हैं। आप 1 to 1 कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके यहाँ सिस्टम है तभी हॉल में बुलाएंगे। हॉल में आपके पास सिस्टम है, नहीं है तो आप सिस्टम बिल्ड करने की बात सोचिए, सिस्टम को बिल्ड कीजिए। हाँ, सिस्टम जिस शहर में चलने लगता है वो ये सब बहुत, मतलब कहना चाहिए, अपने आप काम होने लगता है, रेट ने फ्लो में अपने आप काम हो जाता है। लेकिन जहां सिस्टम नहीं है, आप वहां 1 to 1 कीजिए और 10 लोगों से मिलिए। मैं जब जबलपुर आया था, तो मेरे सीनियर ने एक ही बात कहा था, सोनी जी आपको महीने में कम से कम 300 लोगों से मिलना है, यानी हर दिन आपको कम से कम 10 लोगों से मिलना है। मैं उसका रिकॉर्ड रखता था। 10 लोगों से नहीं भी मिल पाता था कई बार, लेकिन मैं रिकॉर्ड रखता था। और जब रिकॉर्ड रखता था, मुझे यकीन रहता था कि ये होने वाला है। और यही विश्वास है जो आपको जीत दिलाने में आपको सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। क्योंकि हम डाउट में रहते हैं, जिंदगी हम जीते हैं ना, डाउट्स में जीते हैं, हमेशा संदेह में जीते रहते हैं। समस्या इस बात की है। यकीन कीजिए अपने आप को, यकीन करने के लिए एक रिकॉर्ड रखना शुरू कीजिए। कोई फॉर्मूला नहीं है, और सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको सक्सेस का एकदम। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस की साइकोलॉजी क्या है समझिएगा। लोगों का ना बोलना स्वाभाविक बात है, और लोगों को प्लान बताते रहना हमारे लिए स्वाभाविक बात बन जाना चाहिए, है ना। लोगों को ना बोलना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों का हमारा प्लान दिखाना हमारे द्वारा, ये हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए। तो स्वाभाविक बात ये है, स्वाभाविक का मतलब ये है कि आपके नेचर, है ना, आप नेचर में बना लीजिए, आपकी आदत में बना लीजिए कि मुझे प्लान दिखाना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो लोग तो ना बोलेंगे, ये उनका स्वभाव है। साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लोग लोगों का हाँ बोलना एबनॉर्मल बात है, मतलब लोग हाँ बोल दें, ये उनके लिए एबनॉर्मल है, क्योंकि सारे हाँ नहीं बोलते। और लोगों की ना को दिल में रखना हमारे लिए एबनॉर्मल बात है। मतलब कि हम अगर लोगों की ना को दिल में, दिमाग में बिठा लिए, तो फिर अभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो ये एबनॉर्मल है आपके लिए। आपके लिए नॉर्मल चीज क्या है? बस ना सुनो और ज्यादा लोगों से मिलो, ना सुनो और ज्यादा लोगों से मिलो, है ना। तो नॉर्मल रहिए, करते रहेंगे,
आपको जो करना है, लोग जो करते हैं करते रहेंगे, आपको जो करना है केवल आप वो करते रहिए। अगर लोग नहीं आने के लिए 10 बहाने बनाते हैं, तो आप लोगों को बुलाने के लिए 11 बहाने खोज लीजिए। है ना? मतलब मेरा ये कहना है कि लोग आपका प्लान सुनने, यानी हॉल में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे आपके बिजनेस प्लान दिखाने की बात हो, है ना, घर जाके दिखाने की बात हो, लोग आने के लिए मना करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको सुनना, मुझे तो दिखाना है। अब दिखाने के 10 बहाने, नहीं दिखने के 10 बहाने वो कर रहा है, और आप 11 बहाने ढूंढ लीजिए, मुझे तो दिखाना है, क्योंकि मैं भी मना कर रहा था। समझ रहे हैं? मना तो मैं भी कर रहा था हॉल में आने के लिए, ये प्लान देखने के लिए, लेकिन आखिर मिला। और मिलने के बाद आज हम पैनल में बैठे हैं, हजारों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो ये कब मिलेगा? ऐसा शख्स आपको कब मिलेगा? जब आप भी ना बोलने वाले को सुनाएंगे, नहीं सुनने वाले को भी सुनाएंगे। इवन मी, ठीक है, बहाना कर रहा था हॉल में नहीं जाने का, प्लान नहीं देखने के लिए बहाने कर रहा था। 3-4 बार मुझे प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने में 3-4 बार लगातार मेहनत किया गया, बुलाने के लिए और प्लान दिखाने के लिए। तो अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? ऐसे लोग ऐसे ही मिलेंगे जब आप लोगों को, ना बोलने वाले लोगों के पास भी जाएंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर। तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगा, ये नेचर जो है ना, आपको अपना बनाना है। लोग बहाने बनाते रहेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है। हमेशा आप अपना काम करते रहिए। स्वाभाविक पहला लाइन है, लोगों को ना बोलना स्वाभाविक बात है, लेकिन आपको अपने स्वभाव में प्लान दिखाना करना है। लोगों के लिए हाँ बोलना अब नॉर्मल है, लेकिन उनकी ना को दिमाग में रखना आपके लिए अब नॉर्मल है। नॉर्मल रहिए, वो करते हैं जो वो करने दीजिए, आपको जो करना है वो करते रहिए। और लोग नहीं सुनने के बहाने ढूंढते हैं, आप सुनाने के बहाने ढूंढते रहिए। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस। और सुअर है जो आदमी, यानी मैं कहूंगा, नहीं सुनना चाहता है, या वहीं खड़े रहना चाहता है, या नहीं ज्वाइन करना चाहता है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया में 20% लोग हमेशा जो है ना, निगेटिव होते हैं। आप इन निगेटिव लोगों के साथ कभी भी उलझिए मत। ताश का खेल आपने सबने सुना होगा। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, बहुत सारे लोग पैनल में हैं, और ये डेफिनेटली ये रिवाइज होते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना? ताश की 2 गड्डी लेते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उसमें जोकर 2 होते हैं और 4 इक्के होते हैं। वो 4 लीडर है जिनकी हमें तलाश होती है ना, जो हमेशा हमेशा बिजनेस में हमारा बागडोर संभालेंगे। 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम वो साथी हैं जो व्यवसाय में 1-2 साल तक हमारे लिए काम करते हैं और इक्को को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, ये वो लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस देने आते हैं, पैसा कमवाने आते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद फिर कभी वापस नहीं आते। समझिएगा, ये समझ लेंगे ना, तो आगे बिजनेस समझ में आ जाएगा। मैंने कहा 52 पत्ते होते हैं और 52 सप्ताह भी होते हैं साल में, ध्यान रखिएगा, है ना? एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, और ताश के पत्ते भी 52 होते हैं। तो 2 जोकर होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती है, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ये होता है। तो ये कौन लोग हैं, इनका डिफिनेशन आगे लिखा होगा। सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला जो है, ये आपको पैसा कमवाने आते हैं, है ना? एक बार ज्वाइन करने के बाद वापस नहीं आते। लेकिन 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम मुझे वो लोग हैं जो 1-2 साल तक आपके बने रहते हैं आपके साथ, फिर उसके बाद छोड़ते हैं बिजनेस। जो आपको इक्को को ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, ये वो लोग हैं। और 2, 3, 4, 5 है, दुक्की, तिक्की, चौवा, पंजा, छक्का, ये वो लोग हैं जो बिजनेस देखने के बाद भी आपको इनकार कर देंगे। समझ आ गया? ये 20 मतलब वो लोग हैं जो आपकी बात सुनने के बाद भी आपको नकार देंगे और निगेटिव बातें करेंगे। 2 जोकर ताश के खेल में जिस तरह मजेदार भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार बिजनेस में भी इनका मुख्य रोल होता है। जैसे मजेदार भूमिका निभाते हैं ना, हंसाते हैं ना लोगों को। जोकर जोकर का काम क्या होता है? आपने तो जोकर देखा होगा ना। वैसे ही ये हमारे बिजनेस में भी भूमिका निभाते हैं। ये वो लोग हैं
अधिकांशतः हमारे घरों में या नजदीकियों में जब भी मिलते हैं तब तब ये हमेशा व्यवसाय के प्रति नकारात्मक नजरिया देते हैं। है ना, आप कैसे निगेटिव हो सकते हो, वो सारे तरीके ढूंढते रहते हैं, वो सारे जो है ना कलाकारी उनके अंदर है कि आपको कैसे आपको डिमोरलाइज्ड करना है। ये वो लोग हैं, है ना, मुझे भी मिलते थे, अब नहीं मिलते, अब सामने ही नहीं आते। ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे कि आप बोलोगे यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप मतलब अंदर से जो है ना कहना चाहिए कि जब आदमी तो है ना आतंकवादियों को जान कुर्बान करने के लिए भी मोटिवेट कर देते हैं, तो ये तो आपके भविष्य यानी उज्जवल भविष्य विमुख होने का, इनके पास बहुत सारा विमुख करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। ठीक है, तो इनसे बच के रहिएगा, जोकर लोग है ना, और ये आपको हमेशा समझाते हैं कि बिजनेस ज्यादा नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो किसी और के लिए चलता है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसा ये सब बात करते रहते हैं। हाँ, अब आपका साथी दोनों दोनों ये दो गड्डी है, मान लेते हैं दो लोग हैं, आप और आपके साथी दोनों ने अच्छे से गड्डी को सफल कर लिया, ने फेंट लिया, और उसके बाद आपने किसी को प्लान दिखाया और एक कार्ड फेंका। मतलब एक प्लान दिखाना मतलब एक कार्ड फेंकना है। तो आपके नहीं ना, जो कार्ड 52 पत्ते में एक पत्ता जब आप निकाले तो आपको गुलाम मिल गया। और गुलाम का डेफिनेशन बताए थे आपको कि वो 1-2 साल तक बिजनेस करने में आपकी मदद करते हैं, है ना, उसके बाद छोड़ते हैं, यानी इक्का को ढूंढने में आपको इक्के इक्के लीडर्स, यानी जो लीडर्स हैं वो इक्के हैं, और इक्को को ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। तो गुलाम मिल गया आपको, लेकिन आपके दोस्त को क्या मिला, पंजा मिला। अब पंजा क्या बोलता है, पंजा तो ज्वाइन ही नहीं करता, निगेटिव आदमी होता ना, डिफाइन किया था ना, 2 3 4 5 6, ये निगेटिव लोग हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते। तो उसको निगेटिव सामने मिला, निगेटिव का फेस करना पड़ा, और आपको गुलाम मिल गया। मतलब प्रथम प्रयास में ही बिजनेस पार्टनर मिल गया, किंतु आपके साथी को ना सुनने मिला। ठीक है, द्वितीय प्रयास में पुनः आपको सत्ता, और सत्ता क्या था, ऐसे आदमी है सत्ता जो कि आता तो है, ज्वाइन कर लेता है, डीडी दे देता है, लेकिन दोबारा वो शकल ही नहीं दिखाता। मतलब उससे भी आपको पैसा तो मिल रहा है, इनकम तो आ रही है आपकी, लेकिन वो दोबारा बिजनेस में आया ही नहीं। लेकिन आपके साथी को जब दूसरा कार्ड निकाला तो उसको दुक्की मिल गया। दुक्की क्या था, फिर नहीं ज्वाइन करने वाला है, ना बोलने वाला। तो ये हो गया, अब पुनः आपका प्रयास तो सफल रहा, लेकिन आपके साथी को ना सुनने मिला। तीसरी प्रयास में आपका कार्ड इक्का, अब जो तीसरा आप निकाले तो इक्का मिल गया, और इक्का कौन था, जो आपकी बागडोर आगे आपके बगैर संभाल लेगा भविष्य में। लेकिन आपके साथी का कुछ जोकर निकलता है, और जोकर कौन होता है, अभी बताया था डेफिनेशन, कि वो हमेशा निगेटिव बात करते हैं, हमेशा आपको इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए उसका कारण बताते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों के सामने ही मत जाइए, आपके घर में ही मिल जाएंगे, हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ ही हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, इनका सामना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य, निहित भविष्य, ये मैं कहूं कि एकदम फिक्स हो गया। मैंने कुछ स्लाइड में शुरू के बताया था, कुछ भी कर लो आप, नौकरी में बेड़ा पार नहीं लगना है, धंधे में बेड़ा पार नहीं लगना है। आज एक ऐसा पिटारा ईश्वर ने, आप किस्मत वाले थे कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान आया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके भविष्य से आपको विमुख कर सकते हैं, उज्जवल भविष्य। ठीक है, अब स्थिति ये बनती है कि आपका विश्वास तो बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि आपको तीनों बार सफलता मिली, लेकिन आपका जो जो दोस्त है उसको तीनों में निगेटिव सुनने मिला, और तीसरी बार तो ऐसा आया बंदा कि उल्टा निगेटिव बातें करने लगा। ठीक है ना, तो अभी क्या हुआ, और अधिकांश ये पाया जाता है कि दूसरे साथी जिसको 3 बार असफलता मिली, उसके तीसरे प्रयास में जोकर मिल गया, तो वो निगेटिव बातें उसने उससे किया, तो व्यवसाय को मन ही मन वो छोड़ने का निश्चय करने लगता है, और खेल की शुरुआत में ही हार मानकर शेष पत्तों को फेंकना बंद कर देता है। यानी उस जो कॉपी में मैंने कहा था ना, 100 पेज की कॉपी लीजिए, एक में ना लिखने वालों का, ना बोलने वालों का नाम लिखिए, और एक में हाँ बोलने वालों का मिलिए लिखिए, तो ना बोलने वाले जब 100 पन्ने भरेंगे तो ये 20 पन्ना भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बंदा 100 पेज जो बताया गया था ना उसको लिखना ही बंद कर देता है, और हार मान के बैठ जाता है कि यार मेरे साथ तो हो ही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हो नहीं पाएगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने गीता का पहला श्लोक आपको सुनाया था,
है ना। और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा कि हमारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। इसलिए आपके हिस्से का जो काम है ना, वो आप ही करोगे, उसे कोई नहीं करेगा, ना कोई और करेगा, ना ईश्वर करके देगा। लेकिन आपके हिस्से की जो जीत है ना, वो तभी मिलेगी जब आप अपने हिस्से की हार को फेस करेंगे, है ना। तो वो प्रेत पत्ते फेंकना बंद कर देता है, किंतु अगर यदि अपने हाथ में रखी गड्डी शेष कार्ड को फेंकता है, तो ये सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है कि उसके हाथ में इक्के आएंगी, क्योंकि 52 पत्ते में इक्के तो है ही हैं। अरे भैया, ईश्वर पे भरोसा है, तो वो भी अगर भरोसा है कि वो है इस दुनिया में, यकीन है मुझे कि मेरी सफलता कहीं नहीं गई है, तो बस लगे रहो, पन्ने भरो। वो आपको विश्वास दिलाएगा कि यार तू जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, तेरी सफलता इतने परसेंट है, और अभी कुछ नहीं तो केवल परसेंटेज पे ध्यान दो। लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं वो कर देगा। नहीं नहीं, हमारी सफलता हमारे हाथों में ही है। मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं जबलपुर ही नहीं आता, मैं फिर जबलपुर आके घर बैठ जाता और मैं जाके फिर नौकरी ज्वाइन कर लेता। ये भी हो सकता था, ऐसा नहीं नौकरी में सैलरी नहीं होती। आज मेरे दोस्तों की सैलरी 1.5 लाख रुपए है, वो भी मिलती है। लेकिन थैंक गॉड मैं रिटायर्ड हूँ, और 1.5 लाख में तो आज हफ्ते में कमा लेता हूँ 2 लाख। सोचिए, है ना, ये पॉसिबल होता है क्या रिटायरमेंट के, मतलब 30 साल 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाए? ये है लाइफ। ये आपको अगर लगता है जिस प्रकार ताश के खेल में दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का जैसे पत्तों को बिना नहीं खेला जा सकता, उसी तरह, और जोकर जो मजाक बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार जीवन में अगर चुनौतियां और संघर्ष ना हो, तो रस व मजा खत्म हो जाएगा दोस्तों। बाधाएं चुनौतियां ही हमारे जीवन का संघर्ष है। वह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाती है, और संघर्षशील मजबूत शख्स के जीवन की कहानी ही सुनने मिलता है। ठीक है। अपने व्यवसाय की समस्याओं से मत घबराइए, क्योंकि यह समस्या तो हमें अवसर, यही समस्याएं तो हमें अवसर प्रदान करती है। सीखने व आगे बढ़ने के लिए रास्ते में आने वाली बाधाएं असल में बाधा नहीं, बल्कि अपनों आप आपको मिलने वाली चुनौतियां हैं, और यही चुनौतियां हमें सफल बनाती हैं। वो एक बहुत अच्छी लाइन थी ना, जो मैं बोलता हूँ कि झरनों से मधुर संगीत ना फूटते, यदि उनके राहों में बड़े बड़े पत्थर ना आते, है ना। तो आपके सामने अगर बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए वो आपके मधुर संगीत बनाने के लिए है। ठीक है ना, आपकी सफलता का जो स्वाद है ना, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए। थैंक गॉड कि मैं भी तो भटक सकता था आज से कुछ साल पहले, जब आंधी आई, तूफान आए, और सुनामी आया, और पता नहीं क्या क्या आया। लेकिन थैंक गॉड कि चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी, शक्ति दी, मार्ग दिखाया, तो आज यहाँ पर है। और आपको 2 इक्के चाहिए दोस्तों। एक इक्का मैं कहता हूं 1 साल में मिला, दूसरा सिक्का दूसरे साल में मिला, अरे मैं कहता हूं 2 साल में मिला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इक्का दूसरे साल, अगले 2 साल में मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था अगर आप नौकरी भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो 25-30 हजार की नौकरी के लिए 25-30 लाख घूस देना पड़ रहा है। पता चला 10 साल तो उसको वसूलने में ही लग गया, तो कमाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला स्थिति है ना। तो भले वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन यकीन मानिए ये है एक्चुअल में। तो मैं कहता हूं अगर 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल भी लग गया, वैसे नहीं लगना है आपके बिजनेस प्लान में, क्योंकि अब कंपटीशन इज ओवर। नाउ कंपटीशन इज ओवर। आप कह रहे हो सर इतना सीक्रेट कर रहे हो, बता ही दो। तो नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको 8 तारीख को आना पड़ेगा। ठीक है। तो सही है वाई सर। पब्लिसिटी, ठीक है। आई थिंक सो कि हमारा टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ दोस्तों। आपकी सफलता जो है ना, नए सिटी को बिल्टअप करने में है। परदेश सबसे बड़ा गुरु होता है टाटा, जमशेद जी टाटा, है ना। जब ये अपना घर छोड़े और अपना शहर छोड़े, तब जाकर इन्होंने आज टाटा कंपनी का, आज देखो पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी इंडस्ट्री
है ना गाड़ियों की, तो वो टाटा है। और टाटा क्या नहीं बनाती, ठीक है ना। उसी तरह से धीरू भाई अंबानी, ये अपने घर को छोड़े, इन्होंने मुंबई आए, और इवन वो दमन गए, पहले बहुत सारी जगह में उन्होंने नौकरी की, पेट्रोल पंप में भी काम किया। और फाइनली जब वो मुंबई में आकर अपना काम नहीं करते, तो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने दुनिया की, मैं कहूँ कि अभी इन्होंने शादी की अपने बच्चे की, दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से हैं। और इन्होंने जो शादी की, वो पूरे एशिया की सबसे महंगी शादी थी अब तक की। सोच के देखिए, आपको नहीं करना है ऐसा, चलो मत करना। सोचते नहीं है, सोचना तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो परदेश सबसे बड़ा गुरु होता है दोस्तों, है ना। ऐसे अमिताभ बच्चन जी, कहाँ कहाँ इन्होंने निगेटिविटी को फेस नहीं किया, इनकी आवाज के लिए इनको रिजेक्ट किया जाता था हर जगह। इनकी आवाज के लिए इनको रिजेक्ट किया जाता था कि आपकी आवाज जो है ना बहुत कर्कश है, मोटी है। लेकिन दोस्तों आज बॉलीवुड के इस शहंशाह को इनकी आवाज के नाम से ही जाना चाहता है। अपनी कमजोरी को ही इन्होंने अपना स्ट्रेंथ बना दिया, है ना। तो आज हमारी कमजोरी ना सुनने में है, चलिए उसे ही स्ट्रेंथ बनाते हैं, ठीक है ना। सब सुनते हैं, हम रामायण भी अभी प्रमोट कर रहे हैं। पहले भगवान श्री राम थे, बाद में जब इन्होंने 14 साल का वनवास किया, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इतिहास लिखने के लिए घर छोड़ना होगा दोस्तों, है ना। मैं भी रायपुर से जबलपुर आया, तभी तो कंपनी में या एंटायर इंडस्ट्री में, या मैं बात कहूँ तो पूरे डायमंड ग्रुप में, कंपनी के एक अलग इमेज बनाने का आपको तभी मिलता है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। और चुनौतियों का सामना करना मतलब अपने शहर को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो डू इट। एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल 7 से 8 लाख लोग विदेश में जॉब करने जाते हैं, और 90% लोग 30 से 40 हजार की सैलरी के लिए जाते हैं। तो जब आज जॉब प्रूफ हो गया, तो जॉब के लिए घर छोड़ने का तैयार है। तो भैया इंडस्ट्री तो आपकी मैंने बताया 25 साल की इंडस्ट्री है माता, अभी तो जवान बच्चा जमा भी नहीं हुआ है ना। अभी तो मतलब अभी तो बहुत सफलता देखनी है, बहुत, है ना, ऊंचाइयां उड़ान भरनी है। तो ये तो शुरुआत है जस्ट। अभी अगर आपने सही समय पे स्वीकार कर लिया, सही पे कर लिया, नहीं तो नौकरी करते रह जाएंगे। तो आपकी भविष्य, ये 30 से 40 हजार वाले हैं जो छोड़ते हैं 90% लोग, है ना। अभी क्या है, शहर क्यों बिल्ड करना है, देखिए शहर बिल्ड तो करना है ना। जब हर जगह लोग जाते हैं शहर छोड़ के काम करने, तो हमें भी छोड़ने जाना चाहिए। शहर क्यों बिल्ड करना है, अगर आप एक ही शहर में काम कर रहे हो, तो एक ही टोकरी में अंडे के समान है ये, है ना। एक ही टोकरी में अंडों के समान है ये। तो एक ही टोकरी में अंडे नहीं भरने चाहिए सारे, क्योंकि अगर कुछ आया, आंधी तूफान या कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, तो सारे के सारे अंडे इस टोकरी के फूट जाएंगे, है ना। मतलब मैं कहूंगा कि अगर आप एक ही शहर में काम कर रहे हैं, और अगर उस शहर में कोई समस्या आ गई, तो आप ये सोचिए कि आपका पूरा नेटवर्क जो है ना, एक चीज को लेके निगेटिव हो जाता है, और पूरा जो काम है आपका, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाता है। और इन्फेक्टेड से इतना इफेक्ट आता है कि आपका पूरा जो है ना, किया दराया में पानी फिर जाती है। इसलिए टोकरी को अंडों को एक ही टुकड़े में मत रखिए। आपके अंडे अलग अलग हैं, उनको अलग अलग शहर में यानी अलग अलग टोकरी में रखिए, ठीक है। एक आप कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ
मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। है दोस्तों, आ रहा समझ में? तो मैंने कहा अंडों को अलग अलग टोकरी में रखना है, यानी अपने लीडर्स या आपको अपना शहर छोड़ देना है, और अगर आपके लीडर्स हैं तो आपको ने अलग अलग शहर में बिजनेस बिल्ड करने का एजुकेशन देना चाहिए, और इवन आपको खुद चले जाना चाहिए इस तरह से, है ना। नया से बिल्ड करने के फायदे, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लीडर्स डुप्लीकेट करते हैं, आपको जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन लेवल बढ़ता है, बिजनेस मल्टीपल होता है, और हर शहर से अगर 10 सेल निकाले तो 10 × 100, यानी अब तो आपको बता दूं 100 सेल में ही आपको केपिंग हो जाएंगे आप। चलो, मैं फिर धीरे धीरे सारी बातें खुल रही है ना, ठीक है, पर कोई नहीं, मैं आपको 8 तारीख को ही बहुत डिटेल बताऊंगा। ठीक है, हाउ टू बिल्ड न्यू सिटी, कैसे करना है आपको। जब आप काम करने जाए ना तो आलसी नहीं रहें और लालची नहीं बने, आलसी और लालची बिल्कुल नहीं बनना है ना। मतलब आप जैसा करेंगे वैसी कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो पैसे का लेन देन कुछ करना है और आलसी नहीं बनना है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर, चूज करेक्ट सिटी, सही शहर चुने, बड़ा शहर चुने जहाँ रॉ मेटेरियल ज्यादा हो, गांव नहीं। 10-12 मंथ में कंटिन्यूस वहां काम करें, बिल्कुल भी बीच बीच में ना छोड़ें। आप लोग जनरली मैं देखता हूँ ना, लोग आज आगे करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हफ्ते में 2 दिन वहां करूंगा, 3 दिन यहाँ, असंभव काम है। आपको वहां रहना ही पड़ेगा, तभी आप बिल्ड कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, और सिंगर एक दिन छुट्टी नहीं मारना है, एक भी दिन। मेरे सीनियर कहा करते थे कि सोनी जी 3 साल तक बिना छुट्टी लिए काम करो, और उसके बाद वो टाइम आएगा कि आपको 6-6 महीने की 2 छुट्टियां मिलेंगी, अरे पूरे साल छुट्टी रहेगी। तो आपको अगर छुट्टी मारे तो आप करते ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। डोंट लीव योर सिटी विदाउट प्रियर इंटीमेशन ऑफ योर मेंटर। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है अपने मेंटर को, आते जाते रहते हैं, बिल्कुल नहीं करना है आपको ऐसा, है ना। आप बिल्कुल परमिशन जब तक ना हो सर नहीं छोड़ना है। एक दिन के लिए एक छोड़ने का मतलब है 1 महीने का मूवमेंट में साइड इफेक्ट आ जाता है। हम सोचते हैं कि अरे ट्रेन रूट में तो है, आएंगे जाएंगे, घर जाएंगे, रात को सो जाएंगे, फिर दूसरे दिन चले जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है यार, है ना। अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। ये मत सोचो कि वो घर में बैठे हैं, ठीक है। अपने हिस्से का मेहनत सबने किया है, आज आपको वो दिखाई दे रहा है जो सामने है, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब कोई पूछने वाला भी नहीं था कि तू कैसा है, तब उस समय तो आपको नहीं दिखा होगा ना चीजें। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि ये बार बार ये बोलने का प्रयास मत करो, है ना, या दिखाने का प्रयास मत करो कि मुझे ये करना पड़ रहा है बाकी सब तो घर में बैठे हैं। तो घर में बैठने लायक करना तो पड़ेगा, आपके हिस्से का काम ईश्वर ने लिखा है तो आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, विदाउट क्रिएट न्यू रूबी डोंट लीव द सिटी। आपकी टीम से जब तक रूबी ना बन जाए तब तक आपको शहर नहीं छोड़ना है। जिस शहर में भी आप काम कर रहे हो वहां को नहीं छोड़ना है आपको। और डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो आपको एक बार गए तो दोबारा आने के लिए सोचना पड़ेगा। 6 महीने, साल भर बोल रहे हैं ना यहाँ पे, साल भर नहीं छोड़ना है, 10-12 महीने में एक छुट्टी भी नहीं लेनी है। तो इतने दूर चले जाओ कि सोचना भी पड़े भैया कि कहाँ, है ना, कैसे जाऊं, इतना दूर है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस 10 से 12 घंटे हो, है। और आप जब वहां रहते हैं सीरियसली ये सब काम करें, प्लान दिखाएं, फॉलो अप करें, और एफआईएम जैसी सेल आता है उसका एफआईएम करते रहें।
है ना। लोग कहेंगे उस समय जब आप उस शहर में रहोगे तो फालतू का काम है, कंपनी बहुत सारी आई चली गई, प्रोडक्ट महंगा है ना। उनके जिनके पास काम नहीं है उनके लिए है, कंपनी कुछ दिन बाद भाग जाती है, गारंटी क्या है आप हमारा साथ दोगे, इस शहर में नहीं चलेगा, है ना, ऐसी कंपनी मैंने ज्वाइन किया था कुछ नहीं हुआ, और बहुत कुछ बोलेंगे। इन सब का साम फेस करते रहिए। हमने भी किया है, हमने तो स्टाम्प पेपर में लिख के भी दिया है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे शहर। ठीक है। तो चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से जब रहता है ना, तो आपके रास्ते अपने आप दिखाई देते हैं कि मुझे करना क्या है, स्टाम्प पेपर में लिख के देना है क्या, चेक देना है क्या, चलो मैं चेक देता हूँ, पैसे नहीं कमाओगे तो ये चेक बजा लेना। ये है कॉन्फिडेंस आपको काम करने की। ये सब बातें हमने, ये सब चीजें की, आपको बताएंगे क्या जा जाके कान में कि भैया मैंने ये भी किया था। हम्म। लेकिन दोस्तों सक्सेस जब आपको दिखती है ना, तो आप वो सब चीजें करने के लिए आपको रास्ते निकाल लेते हैं आप, ठीक है ना। ठीक है ना, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए, व्हीकल होना चाहिए, आल टूल होने चाहिए, 72 घंटे के अंदर, है ना, लिस्ट, जो भी आपके सक्सेस मंत्र जो पीके है ना, प्रोजेक्टर होना चाहिए, है ना, स्क्रीन होना चाहिए, जूम अपग्रेड होना चाहिए हमेशा, है ना, कोर कोर क्रिएट करना है उस शहर में, 15 से 20 लोगों की कोर मीटिंग करना चाहिए, जैसी टीम हो जाए तो, है ना, 15 से 20 लोगों की टीम हो जाए तुरंत कोर मीटिंग करो। 50 की टीम में सिस्टम स्टार्ट वेन्यू करने का, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन करने का, एलडीपी बीडीसी हर महीने करना चाहिए वहां पर। सक्सेस अवार्ड 3 महीने में एक बार, 3 से 6 महीने में करना ही चाहिए। व्हाट टू डू सीरियसली, अपने एक्टिव अपलाइन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग करें। हम तो बड़े हो गए, है ना, इतने बड़े हो गए कि हमको जरूरत ही नहीं है बात करने की अपने सीनियर से, हम खुद ही हैं। सीनियर ने कुछ लिखा, ओके, है ना, ओके लिखते हैं, सिर्फ ओके, ठीक है, सही ड्रेस कोड में रहें, ठीक है। ये जहां भी ये दिक्कत आती ना, कि जहां पे कृतज्ञता या सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, वो सब चीजें जो है ना वहीं से पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं गुरु को कि गुरु जी आपको मानते हैं हम, मतलब सबसे ज्यादा मानते हैं, तो मानते तो हैं लेकिन गुरु के हिसाब से करते नहीं है ना, बोलने के लिए होते हैं। चाहे वो मैं किसी को हिंदी कर, सारे लोग सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट टूल बैग में साथ में फील्ड में निकलते हैं, हमेशा सिस्टम को प्रमोट करते हैं, डाउनलाइन का महत्व देते हैं, हमेशा समय से रहते हैं, है ना, नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में जोड़े, सिस्टम के साथ लोगों को माइंड सेट होता है, सिस्टम वर्क है थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी की तरह ये काम करता है, जो देखता है वही करने के लिए मन बनाता है। वो जब 1 to 1 करने का आप करते हैं किसी नए शहर में, तो उसको लगता है 1 to 1 में काम होता है, लेकिन जब वो सिस्टम में जाता है तो उसको लगता है ये मेरे शहर में कब होगा। तो फिर आप उसके लिए वो चीजें बताना शुरू करते हो कि ऐसे ऐसे होगा, वही तो सिस्टम चालू होता है। लेकिन दिखाते ही नहीं, हम नए शहर में काम करते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जहाँ लोकल सिस्टम चल रहा है वहां लेके जाओ, फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में कभी कभी, हर महीने एक्टिव अपलाइन में समझ, एक्टिव अपलाइन से सिस्टम की एक्टिविटी कराते रहें कुछ ना कुछ, है ना, टारगेट पर फोकस काम करके काम करें, है ना। डाउनलाइन को नौकर ना समझें, अपने टीम में कभी भी निगेटिव बात ना करें, हमेशा अपने लीडर को प्रमोट करें, डाउनलाइन के ऊपर घर पर ना रुके, किसी भी लीडर से गलत लेन देन ना करें, अपने डाउनलाइन के घर पर जाकर जलसा ना करें, मतलब वहाँ खान पियन सब ना करें बिल्कुल भी, है ना। मैं कभी नहीं कि आज तक बता दो मुझे, मैं तो अवॉइड करता हूँ, हमेशा किसी के ना घर रुकने की अवॉइड करता हूँ, और ना कभी किसी के यहाँ रिक्वेस्ट करने पे भी जाता हूँ। क्यों नहीं जाते, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आज हमारे यहाँ चाय यार जरूर लीजिएगा, सर आप हमारे यहाँ आज भोजन कर लीजिएगा। क्यों अवॉइड करते हैं, सिस्टम के नियम के विपरीत है ये। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी टीम के साथ शेयर ना करें, जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो लेकिन दूसरों को हमेशा मिठास देते रहो, ठीक है। जिम्मेदारी लेनी होगी, बड़ी टीम बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों को सिखाना होगा, ठीक है। पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ प्लान, पावर ऑफ थर्ड पार्टी, है ना। एवरी वीक 3 मीटिंग होनी चाहिए, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे प्रेजेंटेशन और वीक FIM, है ना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रहेगी, देखो सुधार करो, जब तक ना सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती। आप हजारों बीज बोते हैं, सारे के सारे नहीं उगेंगे, पर कुछ ऐसे उगेंगे कि वो आपको भी बना देंगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहो? अगर रास्ता खूबसूरत है तो ये जरूर जाने कि वह किस ओर जा रहा है, लेकिन अगर लक्ष्य खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो। दूसरों की अपेक्षा कि अगर सफलता आपको देर से मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मकान बनाने में ज्यादा समय महल बनाने में लगता है। बुद्धिमान कभी भी अपनी हानि पर शोक नहीं करते, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक अपनी क्षति को पूरा करने का उपाय करते हैं। सुपर चार्ज बिजनेस प्लान में सब बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी अंदर पैदा हो रही होगी कि हमें प्लान मिल जाए, सुनने पता चल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कहा आपको आना पड़ेगा, 8 तारीख को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये बिजनेस प्लान के लिए। और मैं यकीन दिलाता हूं, या मैं कहूँगा इतना ज्यादा हम लोग सुपर चार्ज हुए हैं। जब हम लोग सुपर चार्ज हुए हैं तो आप सोच के देखिए क्या होगा। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पे जरूर बताऊंगा जो आपको 8 तारीख को बहुत तरीके से पता चलेगा। रैंक इनकम के बारे में हमने, क्या होने वाला था, रैंक इनकम बंद होने वाला है, ट्रिपल सी बंद होने वाला है, ऐसा न्यूज सुनने आया, है ना? लेकिन दोस्तों बधाई हो, अब रैंक इनकम बंद तो नहीं हुआ है, बल्कि फिक्स भी हो गया है कि जो अनसर्टेनिटी था कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इस रैंक में, वो फिक्स हो गया है। बहुत बधाई हो। नो क्लोज रैंक, पेयर इनकम। बताया जाता कि इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी? 50% बढ़ेगी, 80% बढ़ेगी? जी नहीं, ये भी नहीं बढ़ेगी, अब तो ये डबल हो गया है। बधाई हो। बल्ले बल्ले। ठीक है। तीसरा, फॉरेन टूर। पहले जो फास्ट मूव करता था, यानी टारगेट जीतता था, वही फॉरेन टूर जाता था, लेकिन अब ये भी फिक्स हो गया है कि हर बंदा जाएगा। बस लगे रहो, डटे रहो, जुड़े रहो। फिक्स हो गया है। इंश्योरेंस की मैं बात किया था कि अब हर एसोसिएट के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी दे रही कि इन केस किसी वजह से कोई दुर्घटना में डेथ होती है तो उसको पैसे मिलेंगे उसके परिवार को। न्यू टारगेट के बारे में पता चलेगा आपको 8 तारीख को। तो सब के लिए आप तैयार रहिए। 8 तारीख को ये सारी डिटेल न्यूज आपको 8 तारीख को मिलेगी, एंड मेनी मोर एक्सीलेंट फीचर्स फॉर द न्यू प्लान, है ना? सुपर चार्ज 8 अगस्त को 10 बजे, या जो भी आपके शहर में वेन्यू है वहां पे जिस टाइम पे भी दिया है, ड्रेस कोड फॉर्मल रहेगा, एंड स्ट्रिक्टली क्वालिफाइड इज एंटरटेन्ड, है ना, विल बी एंटरटेन्ड। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ कि 1-1.5 घंटे मुझे सुने आप, और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, जो बातें अच्छी लगी हो स्वीकार कीजिए, नहीं लगी हो यहीं छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। सुपर चार्ज तो हम थे ही वहाँ के प्रोग्राम में, लेकिन आज आपने और सुपर चार्ज कर दिया सर। रियली में सर हम प्राउड फील करते हैं पूरा ऑल टीम कि आप जैसे मार्गदर्शक हमारे साथ में हैं। इतने शानदार सेशन, इतनी जबरदस्त इस विकट परिस्थितियों में भी हम एक दूसरे का हाथ थाम करके आपने आपको प्रूव किया। ये काबिले तारीफ है, लेकिन इसे सिर्फ प्रूव तक नहीं, मंजिल तक भी लेकर के जाना है। ये कमिटमेंट के साथ में हमें काम करना है। और सर ने कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स सर ने दिए थे। जैसे सबसे पहली बात मैं ये बोलूं कि सर को 3 से 4 बार लगे थे इनवाइट करके हॉल तक लाने के लिए, तब जाकर के सर ने हाँ बोला। यस या नो? तो सर ने जो बोला था 2 कॉपी रखने के लिए, सच में अपने जीवन में इसको उतारना है। गुरु को मानते तो है, लेकिन गुरु को मानना भी जरूरी है। यस या नो? उसकी बातों को भी मानना जरूरी है। तो 3 से 4 बार लगे थे सर को आने के लिए। और जो ये शख्स बोल रहा है, इनको तो बुलाते बुलाते थक गए। जब वो नहीं माने तो वो घर तक आने की बात की तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया मैं। लेकिन नेटवर्क का कभी मानने वाला है क्या? वो तो घाट घाट का पानी पिया हुआ व्यक्ति है ना? वो अच्छे अच्छे को पानी पिला सकता है। और मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके चुप घर में बैठ गया था कि मुझे सामना ना करना पड़े और ये सारी चीजों से मुझे नाता ना, है ना, निभाना पड़े। हाँ लेकिन मैडम, वाला हाँ आप सेशन कंटिन्यू कर लेना। जी जी सर जी। तो
बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हर किसी के हिस्से में ना होता है, लेकिन जिसके पास जिगरा होता है ना, वो हाँ में बदलने की क्षमता रखता है। सही है कि नहीं? वो हार के जीतने वाले को